हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बंसल क्लासेस ऑनलाइन। आई एम जयसिंह सूर्यवंशी। लास्ट क्लास में स्टूडेंट हमने सेल चैप्टर का इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ा था। हमने कुछ डिफरेंसेस को स्टडी किया था, जैसे एनिमल सेल और प्लांट सेल के डिफरेंसेस और सिमिलरिटीज़, क्या सिमिलरिटीज़ प्रेजेंट थी एक प्लांट सेल और एनिमल सेल में, और क्या डिफरेंसेस प्रेजेंट थे। तो ये हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। हमने एक डायग्राम भी देखा था प्लांट सेल का और एनिमल सेल का। तो डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार आपको डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आ जाते हैं जहाँ पर आपको लेबलिंग करने के लिए दिया जाता है। तो लेबलिंग आपको आनी चाहिए। जितने भी सेल के पार्ट्स हैं, जितने भी सेल के सेल ऑर्गेनल्स हैं, आपको सबकी लेबलिंग पता होनी चाहिए। आगे भी हम जितने सेल ऑर्गेनल्स पढ़ेंगे उनकी भी लेबलिंग आपको पता होनी चाहिए। तो जब आप नोट डाउन कर रहे हो, जब आप नोट्स प्रिपेयर कर रहे हो, तो साथ के साथ में ही डायग्राम को भी अच्छे से बनाते हुए चलें, क्योंकि आपका जो मॉड्यूल है उसमें इतने डायग्राम अच्छे नहीं दिए गए हैं। तो एक बार डायग्राम आप यहाँ से देख के अच्छे से बना लेंगे, लेबलिंग अच्छे से कर लेंगे, तो आपके लिए फ़ायदा होगा। ठीक है, आज के लेक्चर में हम सबसे पहले हम जो लास्ट लेक्चर में हमने जहाँ से छोड़ा था वहीं से हम दोबारा से एक बार रिवाइज कर लेते हैं, कंटिन्यू कर लेते हैं वहाँ से। तो लास्ट लेक्चर में हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर को डिस्कस कर रहे थे। लास्ट लेक्चर में हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर को डिस्कस कर रहे थे, और मैंने आपको बताया था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड बाइलेयर की बनी होती है। फॉस्फोलिपिड बाइलेयर की बनी होती है। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर की बनी होती है। मतलब फॉस्फोलिपिड के मॉलिक्यूल्स होते हैं, फॉस्फोलिपिड के मॉलिक्यूल्स होते हैं, और ये मॉलिक्यूल्स दो लेयर्स की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, एक सबसे ऊपर की लेयर में और एक सबसे नीचे की लेयर में। ठीक है, ये वाला डायग्राम देख रहे थे हम, ये डायग्राम। ठीक है, ये डायग्राम देख रहे थे कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो दो लेयर्स की फॉर्म में प्रेजेंट थी। एक ऊपर वाली लेयर, ठीक है, दिख रही है आपको एक ऊपर वाली लेयर, लास्ट क्लास में बताया था मैंने, और एक लेयर जो होती है वो नीचे वाली होती है। तो फॉस्फोलिपिड की यहाँ पर दो लेयर प्रेजेंट है, और दोनों लेयर्स के बीच में आपको कुछ प्रोटीन्स नज़र आ रही हैं, अलग अलग प्रोटीन्स प्रेजेंट है। क्लियर, काफ़ी सारी प्रोटीन्स प्रेजेंट है। तो मेनली ये तीन तरह की प्रोटीन यहाँ पर प्रेजेंट आपको दिखेगी। एक तो फर्स्ट मैंने बताया था आपको, फर्स्ट प्रोटीन जो कि सरफेस से प्रेजेंट है, जहाँ पर मैंने अभी आपको एरो करके दिखा रखा है। यहाँ पर ये कौन सी प्रोटीन है? ये नंबर 1 कौन सी प्रोटीन है? पेरीफेरल प्रोटीन। कौन सी प्रोटीन है बेटा? पेरीफेरल प्रोटीन। क्लियर। इसके बाद जो सेकंड नंबर की प्रोटीन है, यहाँ पर आपको दिख रही है, अंदर की तरफ है थोड़ी, है ना। ये प्रोटीन जो है अंदर की तरफ है। इस प्रोटीन को बोलते हैं हम इंटीग्रल प्रोटीन। कौन सी? इंटीग्रल प्रोटीन। ठीक है, और ये थर्ड नंबर की प्रोटीन आपको दिख रही है यहाँ पर, जो कि एक चैनल फॉर्म करती है, एक चैनल फॉर्म कर रही है। दिखा, ये एक प्रोटीन है जो कि चैनल फॉर्म कर रही है, एक रास्ता फॉर्म कर रही है, और इसी प्रोटीन को बोलते हैं हम चैनल प्रोटीन। क्या बोलते हैं बेटा? चैनल प्रोटीन। तो तीन तरह की प्रोटीन प्रेजेंट है। हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर को पढ़ रहे हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर फॉस्फोलिपिड बाइलेयर की बनी होती है ना। प्लाज्मा मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड बाइलेयर की बनी होती है, मतलब दो लेयर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। अगर हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक छोटा सा सेक्शन को कट करके देखेंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के एक छोटे से सेक्शन को हम कट करके देखेंगे, तो हमें दिखेगा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक्वस नेचर की होती है। ठीक है, थोड़ी सी जेली लाइक होती है, और ये डबल मेम्ब्रेन की बनी होती है, मतलब यहाँ पे दो मेम्ब्रेन आपको देखने को मिलती है। तो दोनों ही मेम्ब्रेन किसकी बनी है? एक ऊपर वाली मेम्ब्रेन प्रेजेंट है बेटा, एक नीचे वाली मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, दो मेम्ब्रेन है। इसीलिए हमने बोला कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है? फॉस्फोलिपिड बाइलेयर मॉलिक्यूल्स की बनी होती है। मीन्स फॉस्फोलिपिड के मॉलिक्यूल्स होते हैं, फॉस्फेट और
लिपिड के मॉलिक्यूल्स होते हैं ऊपर और नीचे, और बीच में क्या प्रेजेंट होती है इनमें, प्रोटीन्स। ठीक है, समझ में आया। जैसे हम घर में सैंडविच देखना, सैंडविच, तो जैसे सैंडविच की एक ब्रेड ऊपर होती है, एक ब्रेड की लेयर नीचे होती है, तो ऐसा ही ये स्ट्रक्चर है, एक ब्रेड की लेयर ऊपर है, एक ब्रेड की लेयर नीचे है, तो ये क्या हो गया, फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल। ब्रेड की लेयर क्या हो गई, दोनों फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल, और उसके बीच में आप जैसे स्टफिंग यूज़ करते हो तो स्टफिंग क्या हो गई, ये प्रोटीन्स। तो प्रोटीन्स जो है यहाँ पर 3 टाइप की बेटा। फर्स्ट प्रोटीन है पेरीफेरल प्रोटीन, क्लियर। फर्स्ट प्रोटीन का नाम क्या है, पेरीफेरल प्रोटीन। ये साथ के साथ में याद कर लिया करो, मैं 2-3 बार बोलता हूँ इसीलिए, ताकि आप याद कर लो, मेरे साथ साथ रिपीट किया करो। फर्स्ट प्रोटीन कौन सी बेटा, पेरीफेरल प्रोटीन। सेकंड प्रोटीन कौन सी है, इंटीग्रल प्रोटीन। और थर्ड प्रोटीन कौन सी है बेटा, चैनल प्रोटीन। तो 3 तरह की प्रोटीन्स प्रेजेंट है यहाँ पर, पेरीफेरल, इंटीग्रल एंड चैनल प्रोटीन। तो प्रोटीन का पार्ट समझ में आ गया आपको। साथ ही आप देखोगे कि ऊपर कुछ मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड, क्लियर, ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड। तो ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड क्या है, तो कुछ मॉलिक्यूल्स की चेन प्रेजेंट होती है इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन की सरफेस पे, ठीक है। और ये जो मॉलिक्यूल्स है ये ग्लाइकोप्रोटीन हो सकते हैं, या तो ग्लाइकोप्रोटीन हो सकते हैं, या फिर बेटा ग्लाइकोलिपिड हो सकते हैं। ग्लाइकोप्रोटीन हो सकते हैं या फिर ग्लाइकोलिपिड हो सकते हैं। अब ये ग्लाइकोप्रोटीन क्या होते हैं और ग्लाइकोलिपिड क्या होते हैं, तो ये आपको दे रखा है ब्रैकेट में लिखा हुआ है, जब प्रोटीन्स मॉलिक्यूल कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल के साथ में अटैच्ड है, जब प्रोटीन मॉलिक्यूल्स कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स के साथ अटैच्ड है, तो स्ट्रक्चर कौन सी बनेगी, ग्लाइकोप्रोटीन, है ना। कौन सा बायोमोलिक्यूल बनेगा, ग्लाइकोप्रोटीन। अगर लिपिड मॉलिक्यूल कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स के साथ अटैच है, तो जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर फॉर्म होगी उसे क्या बोलते हैं हम, ग्लाइकोलिपिड। ये दिख रही है आपको, ग्लाइकोलिपिड। तो ये दोनों ग्लाइकोप्रोटीन्स और ये ग्लाइकोलिपिड्स ये रिसेप्टर की तरह वर्क करते हैं। किसकी तरह वर्क करते हैं बेटा, रिसेप्टर की तरह। जैसे ही कोई मॉलिक्यूल आएगा तो उसके सेंसेस को ये रिकॉग्नाइज करते हैं और मॉलिक्यूल्स को सेल के अंदर पास करने में हेल्प करते हैं, क्लियर। दूसरा, ये स्ट्रक्चर समझ में आई। अब इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, ये स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन किया था 2 साइंटिस्ट थे, नाम है उनका, फर्स्ट साइंटिस्ट का नाम है सिंगर और सेकंड साइंटिस्ट का नाम है बेटा निकोलसन, ठीक है। फर्स्ट साइंटिस्ट का नाम है फर्स्ट साइंटिस्ट का नाम है सिंगर और सेकंड साइंटिस्ट का नाम है निकोलसन, ठीक है। सिंगर लिख लेना बेटा, स्पेलिंग SINGER, सिंगर SINGER, सिंगर, एंड निकोलसन NICHOLSON, सिंगर एंड निकोलसन। तो सिंगर एंड निकोलसन एक साइंटिस्ट थे, सिंगर अलग साइंटिस्ट है, निकोलसन एक अलग साइंटिस्ट है, और इन दोनों ने मिलके प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए, है ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए एक मॉडल दिया था बेटा, ठीक है। एक मॉडल दिया था जिसके थ्रू इन्होंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन किया, और इस मॉडल का नाम था बेटा फ्लूइड मोज़ेइक मॉडल। क्या नाम था बेटा, फ्लूइड मोज़ेइक मॉडल, ठीक है। क्या नाम था बेटा, फ्लूइड मोज़ेइक मॉडल। एक मॉडल था जिसका नाम है फ्लूइड मोज़ेइक। फ्लूइड मोज़ेइक की भी स्पेलिंग लिख लेना, FLUID, फ्लूइड मोज़ेइक, MOSAIC, फ्लूइड मोज़ेइक मॉडल। तो ये किस साइंटिस्ट ने दिया था, सिंगर ने और निकोलसन, 2 अलग अलग साइंटिस्ट है, सिंगर अलग साइंटिस्ट है बेटा, निकोलसन अलग साइंटिस्ट है। इन दोनों साइंटिस्ट ने मिलके एक मॉडल तैयार किया था और उस मॉडल का नाम था फ्लूइड मोज़ेइक मॉडल,
तो इसी फ्लूइड मोज़ेइक मॉडल के थ्रू इन्होंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन किया। किसको एक्सप्लेन किया बेटा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन किया। क्लियर? अच्छा, हमने क्या क्या देख लिया? प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या क्या प्रेजेंट है? तो बाइलेयर प्रेजेंट थी, प्रोटीन्स प्रेजेंट थी। प्रोटीन भी 3 तरह की थी, पेरिफेरल प्रोटीन, इंटीग्रल प्रोटीन एंड चैनल प्रोटीन। 3 प्रोटीन प्रेजेंट थी बेटा, यहाँ पे लिखा हुआ है पेरिफेरल प्रोटीन, इंटीग्रल प्रोटीन और चैनल प्रोटीन। क्लियर? इसके अलावा कुछ फिलामेंट्स प्रेजेंट होते हैं यहाँ पर, कुछ फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जुड़े होते हैं। और साथ ही साथ में कुछ और मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं, जैसे कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल, लिपिड मॉलिक्यूल्स। और ये कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल्स या फिर लिपिड मॉलिक्यूल्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं, या फिर बोलते हैं हम सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर को। क्लियर यहाँ तक? ठीक है। इसके बाद सेकेंड हम नेचर की बात करते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का नेचर कैसा है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमिएबल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमिएबल। तो बेटा सेलेक्टिवली परमिएबल का क्या मतलब होता है? सेलेक्टिवली परमिएबल का मतलब है ये सेलेक्टेड मॉलिक्यूल्स को ही परमिएबिलिटी अलाउ करती है। क्लियर? मीन्स ये सेलेक्टेड मॉलिक्यूल्स को ही परमिएबिलिटी अलाउ करती है, ताकि वो उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन से पास हो सके, उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन से परमिएबल हो सके। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया बेटा? इसीलिए क्या बोलते हैं इसको? सेलेक्टिवली परमिएबल। अब जो सेलेक्टिवली परमिएबल होती है तो कौन से मॉलिक्यूल्स को अलाउ करती है? तो कुछ स्मॉल आयंस होते हैं जिनको अलाउ करती है ना, कुछ मिनरल्स होते हैं उनको अलाउ करती है, कुछ प्रोटीन्स होते हैं बिल्कुल सिंपल टाइप के, उनको अलाउ करती है। तो इसीलिए ये कैसी होती है? सेलेक्टिवली परमिएबल, है ना। बहुत छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको ही अलाउ करती है परमिएबिलिटी के लिए। तो इनकी जो कैपेसिटी होती है उसको क्या बोल रहे हैं हम? सेलेक्टिवली परमिएबल, है ना। यहाँ तक क्लियर हो गया बेटा? ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। मैं लास्ट क्लास में एक और चीज़ बताई थी आपको कि ये तो हमने पढ़ ही लिया सारा कुछ, ठीक है, ये हमने देख लिया था, ये हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस कर लिया था, अभी भी हमने रिवाइज कर लिया है। यहाँ पर थे हम लास्ट लेक्चर में, जहाँ पर मैंने बताया था आपको कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन से होते हुए या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू साइटोप्लाज्म में, जो सेल का लिक्विड पार्ट होता है साइटोप्लाज्म, उसके अंदर बाहर से भी मॉलिक्यूल साइटोप्लाज्म के अंदर आ सकते हैं, या साइटोप्लाज्म से मॉलिक्यूल सेल के बाहर भी मूव कर सकते हैं। क्लियर? तो मैंने आपको एक प्रोसेस का नाम बताया था, प्रोसेस का नाम था एंडोसाइटोसिस, और सेकंड प्रोसेस था एक्सोसाइटोसिस। क्लियर बेटा? फर्स्ट प्रोसेस का नाम था एंडोसाइटोसिस और सेकंड प्रोसेस का नाम था एक्सोसाइटोसिस। क्लियर? एंडोसाइटोसिस मतलब और एक्सोसाइटोसिस मतलब बेटा क्या होता है? मैंने अभी बताया आपको, सेल के अंदर भी मॉलिक्यूल मूव कर सकते हैं, सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में भी, अगर जरूरत होगी साइटोप्लाज्म में किसी मॉलिक्यूल्स की, तो मॉलिक्यूल्स बाहर आउटर एनवायरनमेंट से प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स के थ्रू साइटोप्लाज्म में मूव कर सकते हैं, या फिर साइटोप्लाज्म से बाहर मूव कर सकते हैं, बाहर आउटर एनवायरनमेंट में, अगर उनकी रिक्वायरमेंट नहीं है, या किसी दूसरी सेल में मॉलिक्यूल्स को पास करने के लिए जहाँ पे उसकी ज़रूरत है। क्लियर? तो एक प्रोसेस होता है बेटा एंडोसाइटोसिस और दूसरा प्रोसेस होता है बेटा एक्सोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस का मतलब क्या है? एंडो मतलब क्या है? इनसाइड, ठीक है। साइटोसिस मतलब साइटोप्लाज्म, मतलब बाहर से जब कोई मॉलिक्यूल, बाहर से सेल के बाहर से जब कोई मॉलिक्यूल सेल के अंदर मूव करता है, सेल के बाहर से जब कोई मॉलिक्यूल सेल के अंदर मूव करता है, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं हम एंडोसाइटोसिस। जब बाहर से कोई मॉलिक्यूल सेल के अंदर मूव करता है तो उसे बोलते हैं हम एंडोसाइटोसिस। और जब
सेल के अंदर से मॉलिक्यूल बाहर मूव कर रहा है ना। अगर सेल के अंदर कोई मॉलिक्यूल्स फॉर्म हो रहे हैं और उनकी ज़रूरत बाहर किसी दूसरी सेल के अंदर है, तो सेल क्या करेगी, उन्हें रिलीज कर देगी, तो सेल से बाहर मूव करेंगे ना वो। क्लियर। तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, जब मॉलिक्यूल साइटोप्लाज्म में बनने के, साइटोप्लाज्म से बाहर मूव कर रहे हैं सेल के बाहर आउटर एनवायरनमेंट में, तो बाहर मतलब एक्सो, ठीक है, बाहर मतलब एक्सो, तो एक्सोसाइटोसिस। क्लियर। ठीक है, तो मतलब क्या हो गया, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड इज कॉल्ड एंडोसाइटोसिस। और एक्सोसाइटोसिस मीन्स क्या है, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड। इनसाइड मीन्स साइटोप्लाज्म से, ठीक है, आउटसाइड मीन आउटर एनवायरनमेंट। क्लियर। तो इसे बोलते हैं हम एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस। यहाँ तक बेटा क्लियर हो गया। अब एंडोसाइटोसिस प्रोसेस भी बेटा दो टाइप का होता है। एंडोसाइटोसिस प्रोसेस भी बेटा दो टाइप का होता है। सुनते रहना, लिखते रहना साथ के साथ में ही। इस टाइप के क्वेश्चन मैं आपको दे सकता हूँ जब मैं आपको टेस्ट, हम टेस्ट जब भी होगा आपका, तो मैं आपको इनमें से क्वेश्चंस दे सकता हूँ। तो आप सुनते रहिए, लिखते रहिए, है ना। स्पेलिंग मैं आपको बता देता हूँ एंडोसाइटोसिस की और एक्सोसाइटोसिस की, और सिंपल सी स्पेलिंग है ENDO एंडोसाइटोसिस, ठीक है, और एक्सोसाइटोसिस EXOCYTOSIS, एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस। इसके बाद बेटा एंडोसाइटोसिस दो तरह का होता है, मैंने बताया आपको दो टाइप का होता है। एक होता है फेगोसाइटोसिस, फेगोसाइटोसिस, और सेकंड होता है बेटा पिनोसाइटोसिस, पिनोसाइटोसिस। तो फेगोसाइटोसिस PHAGOCYTOSIS, लिख लेना बेटा स्पेलिंग, PHAGOCYTOSIS, फेगोसाइटोसिस। और पिनोसाइटोसिस की स्पेलिंग भी लिख लेना बेटा, PINOCYTOSIS, पिनोसाइटोसिस। तो फेगोसाइटोसिस में क्या होता है, फेगोसाइटोसिस में एंडोसाइटोसिस के टाइप है। एंडोसाइटोसिस क्या था, जब मॉलिक्यूल बाहर से सेल के अंदर मूव कर रहे थे। अब अगर मॉलिक्यूल सॉलिड कंडीशन में, अगर सॉलिड मॉलिक्यूल है, अगर सॉलिड मॉलिक्यूल बाहर से सेल के अंदर मूव कर रहा है, तो उस प्रोसेस को बोलेंगे हम फेगोसाइटोसिस, ठीक है। अगर मॉलिक्यूल सॉलिड है और बाहर से अंदर मूव कर रहा है, तो उसको बोलेंगे हम फेगोसाइटोसिस। अगर लिक्विड मॉलिक्यूल है, अगर लिक्विड मॉलिक्यूल है, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं हम पिनोसाइटोसिस। क्लियर, समझ में आया, फेगोसाइटोसिस एंड पिनोसाइटोसिस। तो मैंने आपको दो प्रोसेस बताया, क्योंकि जरूरी कई बार क्वेश्चंस देखने को मिल जाते, तो आपको पता होना चाहिए सब, ठीक है, आपको पहले से ही सब पता होना चाहिए। इसके बाद बेटा फिर हमें पता है कि जब कोई भी मॉलिक्यूल, चाहे वो लिक्विड मॉलिक्यूल हो, चाहे लिक्विड मॉलिक्यूल हो, चाहे सॉलिड मॉलिक्यूल हो, चाहे गैसियस मॉलिक्यूल हो, ये तीनों मॉलिक्यूल सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन से होते हुए साइटोप्लाज्म में मूव करते हैं, पता है ना आपको, ठीक है। हम जब वाटर का कंजप्शन करते हैं, तो वाटर मॉलिक्यूल्स भी साइटोप्लाज्म में मूव करते हैं, सेल का जो लिक्विड पार्ट होता है, करते हैं। हम जब कोई फूड खाते हैं, फूड कंज्यूम करते हैं, तो उसके मॉलिक्यूल्स या न्यूट्रिएंट भी इस साइटोप्लाज्म में मूव करते हैं। जब हम गैस का एक्सचेंज करते हैं रेस्पिरेशन प्रोसेस में, तो वो गैसेस भी अल्टीमेटली साइटोप्लाज्म में मूव करती हैं। क्लियर। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको कि चाहे लिक्विड मॉलिक्यूल्स हो, चाहे सॉलिड मॉलिक्यूल्स हो, चाहे गैस मॉलिक्यूल्स हो, तीनों ही मॉलिक्यूल्स साइटोप्लाज्म में मूव करते हैं अल्टीमेटली। क्लियर। और किससे होते हुए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से होते हुए। तो अब हमें ये समझना है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन
से जब होते हुए ये मॉलिक्यूल सेल्स की साइटोप्लाज्म में मूव करते हैं, तो कौन सा प्रोसेस होता है जिसके थ्रू ये मूव करते हैं? क्लियर है ना? समझ में आया मेरा क्वेश्चन? मैं बोल रहा हूँ कि सेल है एक, और सेल के अंदर लिक्विड मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं, क्योंकि सेल के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में वाटर कंटेंट प्रेजेंट है, अराउंड 90% वाटर कंटेंट है। सॉलिड मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं जब हम खाना खाते हैं, ठीक है, न्यूट्रिशन प्रोसेस करते हैं, तो न्यूट्रिएंट्स भी इसी साइटोप्लाज्म में मूव करते हैं। गैसेस मॉलिक्यूल्स भी इसी साइटोप्लाज्म में मूव करते हैं, है ना? जब हम रेस्पिरेशन करते हैं तो जितने भी गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो भी इसी साइटोप्लाज्म में मूव करते हैं। क्लियर? यहाँ तक समझ में आया? तो मतलब जब भी कोई भी मॉलिक्यूल हमारी बॉडी के अंदर जाते हैं तो वो अल्टीमेटली कहाँ तक जाते हैं? सेल के जितना भी लिक्विड पोर्शन है साइटोप्लाज्म तक। क्लियर? अब हमें ये समझना है कि लिक्विड मॉलिक्यूल, सॉलिड मॉलिक्यूल और ये गैस मॉलिक्यूल किस प्रोसेस के थ्रू इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पेनिट्रेट करते हुए और इस साइटोप्लाज्म में मूव करते हैं। क्लियर? अब समझ में आया क्वेश्चन? तो हमें देखना है कि प्रोसेस कौन सा होता है जिसके थ्रू ये मॉलिक्यूल्स मूवमेंट करते हैं, कि लिक्विड मॉलिक्यूल, सॉलिड मॉलिक्यूल और गैस मॉलिक्यूल। तो इसको समझने के लिए बेटा हमें सबसे पहले दो प्रोसेस को समझना पड़ेगा। हमने लास्ट लेक्चर में ही बात करी थी, दोबारा रिवाइज करा रहा हूँ, है ना? दो प्रोसेस को समझना पड़ेगा। फर्स्ट प्रोसेस है डिफ्यूजन। फर्स्ट प्रोसेस है बेटा डिफ्यूजन, ठीक है? और सेकंड प्रोसेस का नाम है बेटा ऑस्मोसिस। फर्स्ट प्रोसेस का नाम है डिफ्यूजन और सेकंड प्रोसेस का नाम है बेटा ऑस्मोसिस। डिफ्यूजन क्या होता है? डिफ्यूजन में सॉलिड और गैस, सॉलिड और गैस मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं, ठीक है? डिफ्यूजन प्रोसेस में सॉलिड और गैस मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं, ठीक है? और मतलब जो डिफ्यूजन प्रोसेस है उसमें क्या होता है, वो किसके लिए अप्लाई होता है? सॉलिड डिफ्यूजन प्रोसेस है वो हमेशा सॉलिड और गैस मॉलिक्यूल्स के लिए अप्लाई होता है। क्लियर? ऑस्मोसिस प्रिंसिपल या ऑस्मोसिस प्रोसेस हमेशा लिक्विड मॉलिक्यूल्स के लिए अप्लाई होता है। ऑस्मोसिस प्रोसेस लिक्विड मॉलिक्यूल्स के लिए अप्लाई होता है। तो डिफ्यूजन प्रोसेस के अंदर सॉलिड और गैस मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट कैसा होता है? सॉलिड और गैस मॉलिक्यूल्स कैसे मूवमेंट करते हैं? ठीक है, तो कैसे मूवमेंट करते हैं? कैसे मूवमेंट करेंगे ये? फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। सॉलिड और गैस मॉलिक्यूल्स कैसे मूव करते हैं? फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। हायर कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है बेटा? जहाँ पर सॉलिड या गैस के मॉलिक्यूल्स ज़्यादा प्रेजेंट है, ठीक है? जहाँ पर सॉलिड और गैस के मॉलिक्यूल्स ज़्यादा प्रेजेंट है ना? लोअर कंसंट्रेशन क्या होती है बेटा? जहाँ पर सॉलिड या गैस के मॉलिक्यूल्स कम अमाउंट में प्रेजेंट है, ठीक है? तो एक जगह ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है उसे बोलेंगे हम हायर कंसंट्रेशन, और जहाँ कम अमाउंट में प्रेजेंट है उसे बोलेंगे हम लोअर कंसंट्रेशन। क्लियर? यहाँ तक बात समझ में आ गई बेटा? तो डिफ्यूजन में क्या होता है? डिफ्यूजन में छोटा सा एग्जाम्पल की बात करता हूँ मैं, कि एक सेल है, ठीक है? एक छोटा सा एग्जाम्पल है आपका रेस्पिरेशन का। एक सेल है, सपोज एक अमीबा सेल है, ठीक है? एक अमीबा की सेल है, क्योंकि अमीबा में एक सेल होती है, तो अमीबा को किस में कंसिडर कर रहे हैं हम? सेल में ही कंसिडर कर रहे हैं, क्योंकि अमीबा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है ना, एक प्रोटिस्ट है। तो एक अमीबॉइड सेल है, या अमीबा सेल है। इस सेल में कैसे गैसेस का एक्सचेंज होता है? अभी हम गैसेस का एग्जाम्पल बात कर रहे हैं, तो गैसेस का एक्सचेंज कैसे होता है ना? हमारी बॉडी में भी सेम मैकेनिज्म होता है, गैसेस को एक्सचेंज होने के लिए सेम प्रोसेस होता है, लेकिन अभी हम अमीबा की बात कर रहे हैं। आप समझ जाओगे कि बाकी ऑर्गेनिज्म में भी ऐसे ही होता है। तो अमीबा क्या? एक सेल है,
अमीबा एक टाइप का प्रोटिस्ट है। कैसे अमीबा के अंदर गैसेस का मूवमेंट होता है, कैसे ये गैसेस एक्सचेंज कर पाता है? क्योंकि हमारी बॉडी में जैसे जितने भी ह्यूमंस हैं, हमारे में तो क्या प्रेजेंट है, हमारे में तो लंग्स प्रेजेंट है रेस्पिरेशन के लिए, लेकिन अमीबा के पास तो लंग्स भी नहीं है ना, और ना ही गैसेस को इनहेल करने के लिए नोज प्रेजेंट है। क्लियर? तो अमीबा कैसे गैसेस का एक्सचेंज करता है? तो कैसे करता है? अभी हमने पढ़ा डिफ्यूजन प्रोसेस गैस और सॉलिड मॉलिक्यूल्स के लिए अप्लाई होता है, ठीक है, जहां मॉलिक्यूल्स हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं। क्लियर? तो अमीबा की बॉडी के अंदर CO2 का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, ठीक है, बाहर CO2 कंसंट्रेशन कम। तो CO2 कैसे मूव करेगी? ज़्यादा कंसंट्रेशन से कम कंसंट्रेशन की तरफ। क्लियर? और बाहर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, अमीबा के अंदर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से कंसंट्रेशन कम। तो ऑक्सीजन कैसे मूव करेगी? बाहर से सेल के अंदर, मतलब अमीबा की सेल के अंदर। क्लियर? दोबारा से सुनना बेटा, एक अमीबा सेल की बात कर रहे हैं कि अमीबा के अंदर गैसेस का एक्सचेंज कैसे होता है। तो मैंने बोला कि CO2 कहाँ से प्रोड्यूस हुई, समझ में आ रहा है ना? जब भी मॉलिक्यूल्स ब्रेक डाउन होते हैं, जब भी न्यूट्रिएंट मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन होते हैं तो CO2 प्रोड्यूस होती है, ठीक है। तो CO2 इस अमीबा की सेल के अंदर ज़्यादा अमाउंट में, मतलब ज़्यादा कंसंट्रेशन में, और सेल के बाहर कम कंसंट्रेशन में। तो CO2 ज़्यादा से कम कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगी, मतलब अमीबा की सेल से बाहर मूव करेगी, ठीक है, क्योंकि बाहर कम है CO2। इसके बाद में ऑक्सीजन कैसे मूव करेगी? ऑक्सीजन कंसंट्रेशन अमीबा के बाहर आउटर एनवायरनमेंट में, सराउंडिंग में ज़्यादा है, और अमीबा की सेल के अंदर कम, तो बाहर से सेल के अंदर मूव करेगी। तो CO2 तो बाहर रिलीज हो जाएगी, ऑक्सीजन सेल के अंदर आ जाएगी। तो क्या हो गया? गैसेस एक्सचेंज, ठीक है। ऐसे ही हमारी बॉडी में क्या होता है, ह्यूमंस में क्या होता है? ह्यूमंस में लंग्स के अंदर छोटे छोटे से एक सिस्ट लाइक स्ट्रक्चर होती है, या फिर बोल सकते हैं हम बैलून लाइक स्ट्रक्चर होती है ना, जो कि मेन फंक्शनल यूनिट होती है लंग्स के अंदर, जो कि गैसेस एक्सचेंज में हेल्प करती है। तो एल्वोलाई जो होती है, एल्वोलाई की सरफेस पे छोटी छोटी ब्लड कैपिलरीज होती हैं, ठीक है। एल्वोलाई की सरफेस पे छोटी छोटी ब्लड कैपिलरीज का नेटवर्क होता है। तो जब भी गैसेस एक्सचेंज होता है तो क्या होता है? गैस एक्सचेंज का होता है तब क्या होता है? क्योंकि आपको पता है कि कैपिलरीज जो होती है, कैपिलरीज वो प्लेस है जहाँ पर मॉलिक्यूल का एक्सचेंज होता है, गैसेस का एक्सचेंज होता है। तो एल्वोलाई की सरफेस पे क्या प्रेजेंट है? ब्लड कैपिलरीज। अब आपको पता है कि जैसे ही हम इनहेल करते हैं गैस को, जैसे ही ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं तो ऑक्सीजन कहाँ आती है? इस एल्वोलाई में, ठीक है। मतलब एल्वोलाई के अंदर ऑक्सीजन का लेवल ज़्यादा है, ठीक है। एल्वोलाई के अंदर ऑक्सीजन का लेवल ज़्यादा है, क्योंकि जब इनहेल करी ऑक्सीजन तो लंग्स के अंदर गई, और लंग्स के अंदर क्या है? ये बैलून लाइक स्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं हम एल्वोलाई। तो सीधे गैसेस कहाँ है? सीधे ऑक्सीजन कहाँ पर आ गई? एल्वोलाई के अंदर। क्लियर? तो मतलब एल्वोलाई के अंदर ऑक्सीजन का लेवल ज़्यादा है, और एल्वोलाई की सरफेस पे जो ब्लड कैपिलरीज होती हैं, एल्वोलाई की सरफेस पे जो ब्लड कैपिलरीज होती हैं उस पर किसका लेवल ज़्यादा होता है? उसके अंदर किसका लेवल ज़्यादा होगा? CO2 का, ठीक है। CO2 का लेवल ज़्यादा होगा, तो ऑक्सीजन कहाँ चली जाएगी? ऑक्सीजन ज़्यादा से कम की तरफ मूव करेगी। ज़्यादा कहाँ पर है? एल्वोलाई में। कम कहाँ पर है? ब्लड कैपिलरीज में। तो ऑक्सीजन एल्वोलाई से ब्लड कैपिलरीज के अंदर मूव कर जाएगी। क्लियर? बात समझ में आई? CO2 का लेवल कहाँ पे ज़्यादा है? ब्लड कैपिलरीज में। और कम कहाँ पर है? एल्वोलाई में। तो कैसे मूव करेगी? ज़्यादा से कम की तरफ। तो ज़्यादा कहाँ पर है? ये इस ब्लड कैपिलरीज में, और कम कहाँ पर है CO2? इस एल्वोलाई में। तो ब्लड कैपिलरीज से CO2 कहाँ जाएगी? इस एल्वोलाई में, ठीक है। और O2 कैसे जाएगी? इस एल्वोलाई से ब्लड कैपिलरीज में। क्लियर? तो हमारी बॉडी के अंदर भी इस तरह से गैस एक्सचेंज हुआ। तो ये प्रोसेस क्या है? इस प्रोसेस को ही हम बोल रहे हैं डिफ्यूजन,
ठीक है, जहां पर सॉलिड या फिर गैस मॉलिक्यूल्स हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं। क्लियर? यहां तक समझ में आया? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है? चलें आगे हम। ठीक है, इसके बाद में दूसरा जो प्रोसेस है इम्पॉर्टेंट, दूसरा प्रोसेस, तो दूसरा प्रोसेस का नाम है ऑस्मोसिस। दूसरे प्रोसेस का क्या नाम है बेटा? ऑस्मोसिस। मैं आपको एक डायग्राम दिखाता हूँ, सॉरी 1 मिनट, मैं आपको एक डायग्राम दिखाता हूँ। तो ये डायग्राम दिख रहा है आपको? दिख रहा है ना? हाँ। तो ऑस्मोसिस को समझने से पहले बेटा, अगर हम ऑस्मोसिस को समझेंगे उससे पहले आपको 3 तरह के सॉल्यूशन समझने पड़ेंगे। ठीक है, ऑस्मोसिस को समझने से पहले फर्स्ट समझ में आ गया ना बेटा? डिफ्यूजन, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। सेकंड है बेटा ऑस्मोसिस। ठीक है, सेकंड है बेटा ऑस्मोसिस। अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है तो आप पर्सनली मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरा नंबर है बेटा, नोट डाउन कर लेना। अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो नोट डाउन कर लेना मेरा नंबर व्हाट्सएप का 9990332924। लेकिन ये व्हाट्सएप ही करना है इस पर। ठीक है, व्हाट्सएप की फैसिलिटी ही है आपके लिए बस। ठीक है, तो व्हाट्सएप आपको करना है इस नंबर पे। मेरा नंबर नोट डाउन कर लेना। अगर आपको कोई भी इसमें प्रॉब्लम आती है तो 9990332924। तो जब भी आपको लगे आपको कोई डाउट आ रहा है इसमें, तो आप मेरे को इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। मैं आपको जैसे ही फ्री होता हूँ तब रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, क्लियर बेटा? तो ऑस्मोसिस प्रिंसिपल क्या होता है? ऑस्मोसिस, है ना, ऑस्मोसिस किस मॉलिक्यूल्स के लिए अप्लाई होता है? सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ऑस्मोसिस हमेशा लिक्विड मॉलिक्यूल्स के लिए अप्लाई होता है। ठीक है, ऑस्मोसिस प्रिंसिपल, ऑस्मोसिस प्रोसेस हमेशा लिक्विड मॉलिक्यूल्स के लिए अप्लाई होता है। और लिक्विड मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट कैसा होता है इसमें? तो ये भी पता होना चाहिए कैसे होता है मूवमेंट। लिक्विड मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट कैसा होता है? यहाँ पर भी सेम ही होता है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। मतलब जहाँ मॉलिक्यूल लिक्विड के ज़्यादा है वहाँ की तरफ जहाँ पर लिक्विड के मॉलिक्यूल्स कम प्रेजेंट है। क्लियर? ऑस्मोसिस लिक्विड मॉलिक्यूल्स के लिए अप्लाई हो रहा है और मूवमेंट कैसा होता है? हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। क्लियर बेटा? तो मैंने बोला आपको ऑस्मोसिस समझने से पहले आपको सॉल्यूशन समझने पड़ेंगे कि सॉल्यूशन 3 तरह के होते हैं, है ना। सॉल्यूशन जो होते हैं 3 तरह के होते हैं। कौन कौन से तरह के होते हैं सॉल्यूशन? फर्स्ट सॉल्यूशन होता है बेटा जिसका नाम है, यहाँ पर लिखा हुआ है आपको दिख रहा होगा। फर्स्ट सॉल्यूशन का नाम होता है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। फर्स्ट सॉल्यूशन का नाम होता है बेटा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, सेकंड सॉल्यूशन होता है बेटा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। फर्स्ट है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, सेकंड है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपर अलग होता है, हाइपो अलग होता है। ठीक है, थर्ड नंबर का सॉल्यूशन है बेटा आइसोटोनिक सॉल्यूशन। फर्स्ट हो गया हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, सेकंड हो गया हाइपोटोनिक सॉल्यूशन और थर्ड होता है बेटा आइसोटोनिक सॉल्यूशन। क्लियर? अब क्या होता है तीनों में, डिफरेंस क्या होते हैं? तो क्लियर, ध्यान से सुनना। 3 तरह के सॉल्यूशन है, एक है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, दूसरा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन और तीसरे तरह का सॉल्यूशन है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तीनों में क्या डिफरेंस है? बहुत ध्यान से सुनना, है ना। अगर हमने एक बीकर लिया है, मतलब तीनों कंडीशन में, तीनों सॉल्यूशन को समझने के लिए हमने एक एक बीकर लिया है, मतलब 3 बीकर लिए हमने। ठीक है, 3 बीकर लिए हैं।
3 बीकर के अंदर एक ही तरह की सेल प्रेजेंट है, एक ही तरह की और एक ही साइज की, सेम टाइप की सेम साइज की। क्लियर? सेम टाइप की सेम साइज की, मतलब एक ही टाइप की सेल है ना, कोई भी एक टाइप की सेल है ये, और एक ही साइज की है, बिल्कुल साइज इनका सिमिलर है। तो हम हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक ये तीनों सॉल्यूशन को स्टडी करने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि ये तीनों को स्टडी करने के लिए हम कंपैरेटिवली स्टडी करते हैं। ठीक है, तीनों को समझने के लिए हमें कंपैरेटिवली स्टडी करना होता है, कंपैरेटिवली इनकी स्टडी करनी होती है, तभी हम डिस्कस कर सकते हैं कि कौन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है, कौन सा हाइपोटोनिक और कौन सा आइसोटोनिक है। तो कंपैरेटिवली स्टडी की जाती है इसकी। तो मैंने बोला आपसे 3 बीकर प्रेजेंट है ना, अलग अलग सॉल्यूशन के लिए एक एक बीकर प्रेजेंट है। तो यहाँ पर 3 बीकर प्रेजेंट है, तीनों बीकर के अंदर एक एक सेल प्रेजेंट है, एक बीकर के अंदर एक सेल प्रेजेंट है, तो तीनों बीकर के अंदर 3 सेल प्रेजेंट है। तीनों ही सेल एक ही टाइप की है और एक ही साइज की है। क्लियर? यहाँ तक बात समझ में आ गई? अब क्या होगा, अब मैंने बोला कि एक सेल हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, मतलब सॉल्यूशन क्या होता है बेटा, सबसे पहले सॉल्यूशन को भी समझो आप। सॉल्यूशन पता है क्या आपको? शायद अच्छी बात है पता हो आपको, लेकिन फिर भी एक बार सुन लो। ठीक है, शायद कुछ बच्चों को इसमें डाउट हो। सॉल्यूशन क्या होता है बेटा? तो सॉल्यूशन मतलब होता है बेटा सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। सॉल्यूशन मतलब होता है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। सॉल्यूट और सॉल्वेंट से मिलके बनता है एक सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये बेसिक आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि एक सॉल्यूशन क्या होता है जिसके अंदर सॉल्यूट प्रेजेंट है और सॉल्वेंट प्रेजेंट है, तो दोनों से मिलके बनता है, उसे बोलते हैं हम सॉल्यूशन। क्लियर? तो क्या किया अब जो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है फर्स्ट नंबर का, इसमें क्या होगा, सेल के बाहर, ठीक है, सेल के बाहर, समझना बेटा, ध्यान से सुनना, सेल के बाहर सॉल्यूट मॉलिक्यूल, मतलब जो साल्ट मॉलिक्यूल, सॉल्यूट मतलब साल्ट, सिंपली साल्ट बोल सकता हूं मैं, इस सेल के सराउंडिंग आउटर एनवायरनमेंट में साल्ट मॉलिक्यूल ज्यादा है। ठीक है, एज कंपेयर टू साइटोप्लाज्म, मतलब बेटा सिंपल सी बात समझो कि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है कि ज़्यादा गाढ़ा सॉल्यूशन। ठीक है, मतलब मोर विस्कस सॉल्यूशन है ये। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कैसा है? मोर विस्कस सॉल्यूशन, ज़्यादा गाढ़ा सॉल्यूशन। ठीक है, ज़्यादा गाढ़ा सॉल्यूशन बेटा कब बनेगा? बेसिक सुनना बेटा इसका ध्यान से। ज़्यादा गाढ़ा सॉल्यूशन कब बनेगा? बस हम ये एक ही पढ़ेंगे टॉपिक अभी, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है। तो ज़्यादा गाढ़ा सॉल्यूशन क्या होता है बेटा? जब एक बीकर के अंदर सेल रखी है और सेल के बाहर आउटर एनवायरनमेंट जो है ज़्यादा गाढ़ा है ना, जो सॉल्यूशन है वो ज़्यादा गाढ़ा है। तो ज़्यादा गाढ़ा सॉल्यूशन कैसे बनेगा? ज़्यादा गाढ़ा सॉल्यूशन अपने आप सोचो आप कैसे बनेगा। जब एक सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट मतलब साल्ट जो है ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है और सॉल्वेंट कम अमाउंट में प्रेजेंट है, मतलब सेल के बाहर सॉल्यूट का अमाउंट ज़्यादा है और सॉल्वेंट का अमाउंट कम है, तभी तो एक सॉल्यूशन गाढ़ा बनता है। क्लियर? मतलब इसकी कंपैरिजन में, अगर सेल की कंपैरिजन में हम बात करेंगे तो सेल के अंदर एनवायरनमेंट कैसा है, सेल के अंदर का साइटोप्लाज्म का एनवायरनमेंट कैसा है, या फिर बोल सकते हैं सेल के अंदर प्रोटोप्लाज्म का एनवायरनमेंट कैसा है। तो सेल के अंदर जितना भी लिक्विड है उसमें सॉल्यूट का अमाउंट कम है बाहर की कंपैरिजन में, और बेटा सॉल्वेंट का अमाउंट क्या है? सॉल्वेंट का अमाउंट कैसा होगा? सॉल्वेंट का अमाउंट कैसा होगा बेटा? ज़्यादा। क्लियर?
क्योंकि बाहर गाढ़ा सॉल्यूशन था तो सॉल्वेंट कम था, अंदर कैसा है, ज़्यादा होगा। कंपैरेटिवली स्टडी कर रहे हैं ना इसलिए। मूवमेंट कैसा होगा, अब मूवमेंट देखेंगे हम नेक्स्ट टर्न पे, ठीक है। मूवमेंट देखेंगे हम नेक्स्ट टर्न पे कैसा मूवमेंट होता है। अभी बस आपको इतना समझना था कि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कैसा होता है, तो ज़्यादा गाढ़ा सॉल्यूशन। ज़्यादा गाढ़ा सॉल्यूशन कब बनेगा, जब बाहर सेल के बाहर रखा है ना सॉल्यूशन, तो सेल के बाहर सॉल्यूशन में सॉल्यूट मॉलिक्यूल ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है और सॉल्वेंट का अमाउंट कम है। क्लियर, ठीक है। तो यहाँ तक आपको रिवाइज करना है ना। लेक्चर को अच्छे सुनना है, दो बार तो मिनिमम सुनना है आपको। क्लियर, मैं जानता हूँ आपको और भी लेक्चर सुनने हैं, लेकिन सारे लेक्चर को आपको कम से कम 2 बार सुनना पड़ेगा, तभी आप सारे नोट्स को कवर कर पाएंगे। ठीक है बेटा, तो कवर कीजिए नोट्स को। इससे रिलेटेड क्वेश्चन अगर पीछे आपके एक्सरसाइज में दे रखे हैं तो उनको आप प्रैक्टिस कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट टर्न पे, तब तक अपना ध्यान रखिए। गुड लक।